कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को खरी खोटी भी सुनाई। राहुल गांधी अपने अंदाज में पुलवामा हमले का जिक्र कर रहे थे। वैसे तो बीजेपी के नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उन लोगों का सामान्य ज्ञान है कमजोर है। इस दौरान उन्होंने जैश के सरगना को कभी मसूद अजहर तो कभी मसूद अजहर जी के नाम से संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि याद करिए वो दिन और उस शख्स के बारे में जिसने जैश सरगना मसूद अजहर को भारतीय विमान में बिठाकर कांधार छोड़ने के लिए गया था। आप इस तरह के लोगों से देश की हिफाजत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यानी सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निशाने पर ले रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। और इस दौरान उन्होंने कभी मसूद अजहर को कभी मसूद अजहर कहकर संबोधित किया तो कभी मसूद अजहर जी कहकर संबोधित किया। जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। और चलिए इस वक्त सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, चुनावी माहौल है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। वैसे में राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट, कभी मसूद अजहर को जी कहा कभी मसूद अजहर कहा, भारी पड़ सकता है चुनावी मौसम में? देखिए, निश्चित तौर पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जब वो अटैक कर रहे थे तो अटैक करने की पोजीशन में वो लगातार इतना अटैक कर गए ये खुद भूल गए कि वो किसको क्या कह रहे हैं। मसूद अजहर जो एक ग्लोबल टेररिस्ट है जिसको लेकर भारत लगातार ग्लोबली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसको घेरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को दबाव में आकर उसको प्रिवेंशन कस्टडी में डालना पड़ गया। इन सभी चीजों के खिलाफ भारत ने एयर स्ट्राइक की। उसको लेकर राहुल गांधी का ये बयान और ऐसे जी लगाना निश्चित तौर पर राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुसीबत पैदा कर सकता है। सुमित, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सुमित, ये बताइए, इतनी बड़ी जुबान फिसलने के बाद क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास हुआ कि जी कहकर उनसे गलती हो गई? बिल्कुल नहीं सर, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस फ्लो में लगातार कह रहे थे उनको ये अंदाज ही नहीं था कि उन्होंने क्या कहा। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि उस पूरी जो स्टेटमेंट वो दे रहे थे, पहले उन्होंने मसूद अजहर बोला, फिर उन्होंने मसूद अजहर जी बोला, फिर मसूद अजहर बोला, तो लगातार वो जी कह रहे थे, मसूद अजहर कह रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने पुलवामा अटैक के पीछे जिसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, उसके साथ जी लगाना या फिर उसको इस तरीके से संबोधित करना, ये अपने आप में एक बड़ी ही आप कह सकते हैं कि उनके लिए मुसीबत पैदा करेगा। चलिए सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको याद होगा कि पहले कभी दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से हाफिज सईद को साहब कहकर संबोधित किया था, कभी ओसामा के लिए जी शब्द का इस्तेमाल किया था। आज राहुल गांधी कभी मसूद अजहर को मसूद अजहर कहते हैं, कभी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित करते हैं। जाहिर सी बात है चुनावी मौसम में सियासत इस पर होगी और दूर तलक जाएगी, इस पर हम अलग से बातचीत भी करेंगे। लेकिन आज लौटते हैं अपने मूल मुद्दे की ओर। साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में फैसला 14 मार्च को आएगा। आज ये बात सामने आई है, लेकिन इससे पहले इस केस में एक नया मोड़ आ गया। खबर है कि ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान की तरफ से घटना के सबूत होने का दावा किया जा रहा है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट से आज फैसला आना था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की एक महिला ने दावा किया कि इस मामले में गवाही देने के लिए पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और वो गवाहों को अदालत में पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तानी महिला की अर्जी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 14 मार्च के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि समझौता केस की सुनवाई के लिए पाकिस्तानी दूतावास के जरिए 6 बार सम्मन पहले भेजे जा चुके हैं, लेकिन गवाही के लिए कोई नहीं आया। कोर्ट में इस मामले के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद की पेशी हुई थी। खबर है कि पाकिस्तानी नागरिक ने जजमेंट के समय बताया कि उसके पास मामले से जुड़ा एक सबूत है। 12 साल पहले इस ट्रेन ब्लास्ट में 68 यात्रियों की जान गई थी। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तान के रहने वाले थे।
इस मामले में 8 आरोपियों में से 1 की हत्या हो चुकी है, जबकि 3 को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। इस बीच अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस मामले में कोर्ट के फैसले के ऐन पहले पैतरेबाजी कर रहा है, लेकिन यही पाकिस्तान तमाम बड़े आतंकी हमलों में भारत के सबूतों को हमेशा नकारता रहा है। हमने पाकिस्तान को जिंदा आतंकी कसाब का सबूत भी दिया था, लेकिन मुंबई हमले के बाद उससे भी उसने इनकार कर दिया था। हालांकि हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली में हमेशा सर्वोच्च मानकों का पालन होता है और इस बार भी हो रहा है, क्योंकि आज फैसला आना था। लेकिन जब यह कहा गया कि सबूत है, गवाह है, हम पेश करना चाहते हैं, हालांकि यह ध्यान रखिएगा कि इससे पहले 6 बार समन भेजा गया, कोई आया नहीं। उसके बावजूद हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली है कि एक मौका और दिया गया है, 14 मार्च तक के लिए यह फैसला टाल दिया गया। जी हाँ, इसे इंडियन न्याय प्रणाली की फराख दिली ही कहेंगे राकेश की। उन्होंने एक मौका और दिया है, क्योंकि अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो हिंदुस्तान की कोर्ट्स बर्दाश्त नहीं करती है, मौका जरूर देती है। चलिए हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवा दें, उसके बाद आज की बहस की शुरुआत करते हैं। रोहित चैल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। देश रतन निगम सीनियर लॉयर है, जो कि इस मामले के कानूनी पहलू को आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष अवस्थी जी हैं हमारे साथ, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, और साथ ही अरसलान भट्टी जी, एडिटर दुनिया न्यूज पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरसलान भट्टी, मैं आपके पास आता हूं। हमने आपको सबूत पर सबूत दिया, उसकी चर्चा तो मैं अलग से करूंगा, लेकिन इससे पहले 6 बार सम्मन भेजा गया था। समन के बावजूद कोई गवाही के लिए नहीं आया, और आज जब फैसला आना था तो आज यह कहा जा रहा है कि हम सबूत पेश करना चाहते हैं, हम गवाह पेश करना चाहते हैं। इससे पहले 6 बार क्या हो गया था आप लोगों को? बात यह है जी कि हर दफा आप ये कहते हैं जी कि हमने समन भेज दिया, और भाई समन आपने भेजा तो वीजा मैंने तो नहीं देना, वीजा तो देना है इंडियन हाई कमीशन ने। अगर वो वीजा ही नहीं देंगे किसी साहब को तो वो कैसे आके, अगर मैं अरसलान जी वीजा की तो बात बाद में आती है, जो चिट्ठी तब आ गई थी अब आ गई है चिट्ठी, वो पहले भी आ सकती थी। वीजा की बात आप कर रहे हैं? ना, वीजा पहले मिलेगा। बात यह है जी कि ये जो केस चल रहा था ये पाकिस्तानी कोर्ट में नहीं था कि वीजे का मसला ना होता। अभी भी आपके जो लोग बेचारे हमारे मरीज, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, अरसलान भट्टी से हम रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ, चीफ पॉलिटिकल एडिटर। मनीष जी, ये पाकिस्तान की पैतरेबाजी है। आखिरी टाइम पर जिस दिन फैसला आना था उस दिन पैतरेबाजी से बाज नहीं आया और अड़ंगा लगाया ताकि फैसला ना आ सके। देखिए राकेश, ये साफ तौर पर पाकिस्तान की जो बदनीयती और नापाक इरादे होते हैं वो हमेशा से हम लोगों ने देखा है, सहा है, और लगातार ये जारी है। अब उन्होंने इस बात को एक कानूनी दांवपेच की प्रक्रिया में उलझाने की कोशिश की है, और मुझे ऐसा लगता है कि समझौता मामले को लेकर जो चीजों को वो सामने ला रहे हैं, एक महिला आकर कह रही है कि भाई उनके पास और भी बहुत सारे सबूत हैं, तो ये केवल उलझाने के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की कोशिश से ज्यादा उनकी नीयत में और कुछ नहीं है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि हाँ हमारे पास ठोस सबूत है। क्योंकि भारत ने अभी तक इतने सबूत पाकिस्तान को सौंपे हैं, तो उसके एवज में कुछ हम ऐसा कर दें जिसमें भारत की हंसी हो जाए, भारत कमजोर दिखे, या फिर हम न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठा सके। न्याय प्रक्रिया, देखिए जैसा मीशा ने शुरू किया कि ये तो हमारी दरियादिली है, वरना उनकी अदालत होती तो क्या तारीख आगे बढ़ाती? ऐसा कतई नहीं होता। ये तो हमारे भारतीय न्यायपालिका की ताकत है कि जिसमें समावेश तरीके से हम सारे मुद्दों को देखकर ही आगे बढ़ते हैं, और मुझे ऐसा लगता है निगम साहब इस पे ज्यादा अच्छे से रोशनी डालेंगे। बिल्कुल, देश रतन निगम जी, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं रोहित चहल का रुख करूंगा कि आखिरकार अब सरकार इस मामले को डील कैसे करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की पैतरेबाजी है और पैतरेबाजी से निपटना किसी पड़ोसी मुल्क की वो काम सरकार का होता है। देश रतन निगम जी, आखिरी दिन आज फैसला आना था, उम्मीद ये हो जा रही थी कि आज शायद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन आखिरी वक्त में 6 बार समन भेजा गया, कोई गवाही के लिए नहीं आया। और जो बात कह रहे थे अरसलान भट्टी जी, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें बड़ा साफ है, जब आप बार बार सम्मन्स भेजते हैं और कोई नहीं आता है तो उसके बाद आपका जो हक और राइट होता है वो बंद हो जाता है। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, और ये ऐसा केस नहीं है कि छुपके किया गया हो, ये सबकी नॉलेज और संज्ञान में था, पूरे देश की, और इनफैक्ट पाकिस्तान के भी संज्ञान में था कि ये केस चल रहा है। और दूसरा ये देखें, वो पत्र को अगर पढ़ें जो लिखा गया है उसमें डेट देखें कैसी लिखी, जैसे पाकिस्तान में नहीं लिखी जाती, 3/11/2019, क्योंकि जनरली लिखा जाता है 11/3/2019, कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ है या किसी ने डिक्टेट किया है इस लेटर को, ये पहला पता लगता है। देश रतन निगम जी, 1 मिनट, अरसलान भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरसलान जी, मैंने इनको इसलिए रोका है ताकि इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इसी आधार पर मैं सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि लगातार आपका मुल्क
पैंतरेबाजी से बाज नहीं आता है। निगम जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, दूसरा अगर लाइन पढ़े उसमें ये लिखा है कि केस का जो स्टेज है वो एविडेंस का स्टेज है, और हमें कल पता लगा है तो एविडेंस का स्टेज भी नहीं है, ये तो फैसले की घड़ी है। तो यहां से ही पता लग जाता है कि जो लेटर है वही गलत है। तो इसमें कोर्ट को दिख जाएगा साफ कि आप कोर्ट को बरगलाने की या इसको डिले करने की बात कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा अच्छा ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि कल ही हमारी इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हुई हैं और आज ये आ गया, तो इस पे भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको। बिल्कुल हरसरान भट्टी जी, आपकी जो पेपर की भाषा है वो लगता है किसी ने डिक्टेट की है। फैसले के दिन इससे पहले जो तारीखें पड़ती थी तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास गवाहें पेश करना चाहते हैं? तब आप लोगों को समझ में नहीं आया था? हमने बिल्कुल उस वक्त भी कहा था, हमने बार बार ये बात की है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि भारत कब अरसलान जी किससे बात की है? बार बार आपने किससे बात की है? क्या आप बता सकते हैं? बार बार जनाब हुकूमत से राब्ता होता रहा है, हुकूमत से राब्ता हुआ है। अच्छा, आपके हमारे वजारत खारजा जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने राब्ता किया आपकी दोनों मिनिस्ट्री से, एंड द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिफ्यूज स्ट्रेट अवे दैट दे कांट इशू वीजा टू एनी पाकिस्तानी इन दिस। मैं तो सिंपल सी बात पूछ रही हूँ आपसे, आप वीजा की बात बार बार कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि जो चिट्ठी, जो संदेशा अब पहुंच सका हिंदुस्तान, वो पहले क्यों नहीं पहुंच पाया? वीजा तो छोड़िए आप, अगर अपनी बात ही कहनी थी वो अब भी तो पहुंची है ना, अब भी तो डिले हुआ है ना। नहीं, बात यह है जी कि मैंने अगर एक चीज में रिप्रेजेंटेशन और गवाही देने की बात, ये कहने की बात कि हमारे पास गवाह हैं जी, हम बात करना चाहते हैं, यही बात पहले कह लेते। हाँ, पहले कहा है ना जी, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। अब बात तो पूरी सुन नहीं रहे हैं। चलिए बताएं। मैंने यही कहा जी कि हमने बार बार भेजा आपको। उन्होंने, उस खातून ने, उन मोहतरमा ने लेटर दिया थ्रू गवर्नमेंट। जी मैं इसकी विटनेस हूँ, मैं वहां पे थी, मैं विटनेस हूँ, मुझे उनको गवाही देने थे इंडियन कोर्ट में। उसी लेटर के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने वो लेटर फॉरवर्ड किया आपकी मिनिस्ट्री और हाई कमीशन को, जिन्होंने न्यू दिल्ली भिजवा दिया। न्यू दिल्ली से वो लेटर वापस आ गया जी कि वी कांट ग्रांट एनी परमिशन बिकॉज द मामला जो है वो सब जुडिस है, इट इज इन द कोर्ट। अब जब मामला सारा सब जुडिस हो गया, कोर्ट में आ गया, उसके बाद आप डिसीजन के करीब पहुंचे, तो उस औरत ने फिर दोबारा जो है, उन महिला ने, जिसके आपके बकौल उन्होंने दोबारा जो उस खातून ने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि आप एक मेरी लिए एक खत और लिख दें। उन्होंने एक और खत लिखा है। क्या ये बात मनीष डाइजेस्ट होती है कि 6 बार सम्मन गए तब किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी, और अब हमने जब तारीख पे 6 मरतबा आपने 6 मरतबा आपने रिफ्यूज किया जनाब, 10 मरतबा रिफ्यूज किया। तो क्या उनके पास ऐसा कोई कागजात है जो इस वक्त वो दिखा सकते हैं? नहीं, कागजात तो फर्जी भी तैयार करते हैं ना। जिस तरीके से निगम जी ने कहा कि जिस तरीके से भाषा है, जिस तरीके की तारीखों का जिक्र किया गया है, कभी पाकिस्तान की वो तो भाषा ही नहीं रही है। अरे कम से कम फर्जी तो दिखाने की कोशिश करें। कर्नल शलन सिंह, आप जवाब दीजिए, क्योंकि इनकी बातें तो वैसे ही है जैसे मैं क्या बोलूं। आप कुछ कह रहे थे। अरसलान साहब, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं। मेरे ख्याल आप अपना जो थॉट प्रोसेस, एक सेकंड सुन लीजिए सर, मैंने तो आपके बीच में इंटरफेयर ही नहीं किया। दैट्स कॉल्ड एज जेंटलमैन। जी मैं अभी नहीं करूंगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आई एक्सपेक्ट दैट सेम। मैं आपसे चाह भी यही रखता हूँ। देखिए, आपने अभी 1-2 मिनट पहले बोला कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी दिया। आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या दिया वो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर कोई औरत किसी तरह के कोई भी प्रूफ देना चाहती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्यों देना चाहती है? एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगी कि क्या बात चल रही है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके बीच में कहां से आ गई? अब आप बोलेंगे कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को दिया। आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ये नहीं दिया, आपने जो दिया वो हमें पता है। आपने वीजा का रीजन ये दिया कि मैं औरत वहां इसलिए आना चाहती हूं। भाई वो एक अलग मुद्दा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप बोल रहे हैं, और जैसा मैं आपके एंकर से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि अगर अब सुनाई हो सकती है तो ये कैसे हो सकता है? ये तो आप भी इतना तो समझदारी रखेंगे कि आज से पहले वो सुनाई नहीं हुई, आज हो गई। आज ऐसे क्या नया हुआ? प्रूफ जो का त्यों रहा हो सकती है, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो आप भी इतना तो समझदारी रखेंगे कि आज से पहले वो सुनाई नहीं हुई, आज हो गई। आज ऐसे क्या नया हुआ? प्रूफ जो का त्यों रहा होगा, वो तो बदला नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोर्ट तक पहुंचेगी बात, तो कोर्ट ने अपने जायज तरीके से डिसीजन दिया है।
लेकिन मैं तो आज आपको बोलता हूं, मुझे ये बताइए आप ये प्रूफ देकर क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? जरा इतना समझा दीजिए हमें। बताइए अरसलान भट्टी जी। जी, पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने कहा कि वो इतनी दफा मिलिट्री ऑफ डिफेंस कोई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वजारत दिफा, एक प्रॉपर लीगल एक्शन होता है, एक प्रॉपर उसका तरीकाकार होता है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो दोनों वजारतों से एप्लीकेशन मूव होकर आगे सबमिट होती है, चूंकि ये दूसरे मुल्क का मामला था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो 6 मरतबा उन मोहतरमा ने कहा, 6 मरतबा उनकी दरखास्त जो है भारत के भिजवाई गई, 6 मरतबा वो रिजेक्ट हुई। उन्होंने कहा जी मामला कोर्ट में है, आप बिल्कुल अपनी बात ठीक कर रहे होंगे, लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा। अरसलान भट्टी एक बात बोलो, अरसलान भट्टी एक बात बोलो। जी बताइए। एक बात बोलो। जी बताइए। आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान समझ कर रखा है क्या? बोले आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान समझ कर रखा है क्या? हम आपको सबूत पर सबूत देते हैं। सुनिए एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपके नए नए प्रधानमंत्री सामने आते हैं और नए पाकिस्तान होने की बातचीत करते हैं, पुलवामा अटैक पर डोजियर मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, और उसके अगले दिन कह दिया जाता है साहब हम इसे नहीं मानते। यह आपका मुल्क करता है सबूतों के साथ। हमने मुंबई अटैक को लेकर सबूत दिया, क्या आपने कार्रवाई किया आज तक? हमने संसद पर हमले को लेकर सबूत दिया, क्या कार्रवाई की आपने आज तक? हमने जिंदा आतंकी पकड़ कर आपको दिया, आपने क्या कार्रवाई की आज तक? और एक मामले में जिसमें आपको हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली, हिंदुस्तान की कोर्ट 6-6 बार समन करती है, तब आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। और निगम जी ने बिल्कुल ठीक बोला, कल चुनाव की तारीखों का हिंदुस्तान में ऐलान हुआ है और उसके अगले दिन आप प्रोपेगेंडा का खेल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपने कहा जी कि आपने पुलवामा अटैक का क्या किया? क्या पुलवामा अटैक पाकिस्तान का शहरी ने किया? नहीं। इसका जवाब है नहीं, बहुत बड़ा सारा नहीं। जैश ने जिम्मेदारी ली ना, पुलवामा जैश ने जिम्मेदारी ली, जैश ने जिम्मेदारी ली। जैश का हेडक्वार्टर कहाँ है? फैसला करें ना। जैश के आतंकी कहाँ ट्रेनिंग पाते हैं? मैं भी आता हूँ। मैं आपके वायुसेना ने घुसकर कहाँ पर हमला किया, कहाँ आतंकी मारे? आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अरसलान साहब बस इतना दस दो, जैश ए मोहम्मद कहाँ बसता है? हिंदुस्तान रहता है, पाकिस्तान में रहता है? इतना बता दो मुझे। जिस बंदे ने दस दो जनाब तुसी कि जैश ए मोहम्मद जिथे मर्जी होवे, वो बंदा किन्ने मारिया? ताडे बंदे 44 बंदे किन्ने मारे ने? सर माइंड कंट्रोल कितों हो रहा है? माइंड कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ये आप डिनाई ही करते रहेंगे क्या? ये छोड़ दें। और कौन उसका इलाज चल रहा है, इनके अपने लोग, इनके अपने कमाल कर दिया। कब तक पालिएगा? बारूद कौन भेजता है पाकिस्तान से? एक शख्स कितने डोजियां दिए जाएं आपको अरसलान साहब? कितने सौंपे जाएं? हमारे हिंदुस्तान की खुराक भी तो देखिए कि हमें 6 बार सम्मान करने के बावजूद एक चिट्ठी मिलती है एक मोहतरमा की, और हम कहते हैं ठीक है हम इस पे विचार करेंगे, क्योंकि कोई भी बेगुनाह कभी भी तो ठीक है ना, सुनवाई के बगैर बात नहीं होनी चाहिए। आप तो खारिज ही कर देते हैं, आप तो कह देते हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। जैश ए मोहम्मद रहे पाकिस्तान में, वास्ता कोई नहीं है हमारा। बिल्कुल दुरुस्त है, कमाल हो गया। कोई वास्ता नहीं है, दहशत गर्द है। अरसलान भट्टी कसाब कहाँ का था? बंदे से कसाब कहाँ का था? अब कह दीजिए वो भी यहीं से था। कौन कसाब कहाँ का था? उसको तो पाकिस्तान छोड़े जो है, उसको तो 18-12 साल हो गए। उसके बाद ठीक है, ये टेक्निक ठीक है, डिसोन कर दो। ठीक है ठीक है, एक शख्स मैं आता हूँ, चला गया, छुप गया। ठीक पाकिस्तान भी बहुत बड़ा मुल्क है, अगर इंडिया बड़ा है तो पाकिस्तान भी बड़ा है। खुद के न्यूज चैनल्स जो है उसके गांव तक पहुंचे थे, आपके खुद के न्यूज चैनल्स उसके गांव तक पहुंचे थे। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कोई गुनाह किया तो मैं आपके वालिद को या आपके भाई को पकड़ के अंदर जेल में कराऊंगा? ना, ये इतना सिंपल मामला नहीं है, ये मास्टरमाइंड करने की बात हो रही है अरसलान जी। ये छोटा मोटा गुनाह नहीं हो रहा है। आप ने एक फिल्म बनाई है, मैंने किसी की चोरी नहीं की है जो मेरे पिता को पकड़ के बात अरे हमने एक फिल्म उरी भी बनाई है, हो रही है अरसलान भट्टी, हमने एक फिल्म उरी भी बनाई है, और एक और आपको मुल्क बनाई, हमने एक फिल्म उरी भी बनाई है, याद है कि नहीं आपको? रोज देखी हमने एक फिल्म उरी भी बनाई है अरसलान भट्टी, देखिए आपने देख लें। अरसलान भट्टी आपने उरी फिल्म देखी है? नहीं वो नहीं है, पाकिस्तान में नहीं आई। नहीं वो नहीं आई, अभी वो नहीं आई, अभी नहीं आई। ठीक है, ऑप्शन आ गया है। चलिए मैं आता हूँ, रोहित शहर को मैं बहस में लाता हूँ। ठीक है, अरसलान भट्टी में आता हूँ आपके पास। ठीक है, अरसलान भट्टी में आता हूँ। आप खुद जरा ना आज की डिबेट खत्म हो जाए, जब रात में आप बिस्तर पर जाइएगा सोने के लिए तो बड़े इत्मीनान से और अपने मुल्क के बारे में एक ईमानदार नागरिक होने के नाते सोचिएगा अपने मुल्क और मुल्क की बेहतरी को लेकर, आपको समझ में आएगा। रोहित शहर, अरसलान भट्टी की बातों का जवाब, कल हिंदुस्तान में तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद आप आकर यहां पर आज प्रोपेगेंडा खेलते हैं सबूतों के नाम पर। इससे पहले 6 बार आपको सम्मन दिया जाता है, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम पर आप खेल रहे हैं यहां पर।
देखिए, मुझे तो हंसी आती है असलान भट्टी और पाकिस्तान के ऊपर, और मैं तो सही बात उन्होंने देशरतन जी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इनकी बातों में ही कंट्राडिक्शन है। देखिए, झूठ तो इनकी बातों में, इनके डीएनए के अंदर है, जिस तरीके से आपने देखा जाए तो। देखिए, आज हमारी कोर्ट ने उनकी जो अर्जी थी उसको मान लिया। 6 बार ये कह रहे हैं कि पहले अर्जी थी उसको नहीं माना। अरे भैया, अगर यही होता तो हम अब क्यों मानते, अगर पहले नहीं माना होता तो। सर, ये झूठ कब तक बोलते रहेंगे? पाकिस्तान जो है नापाक, मैं कहूंगा ये नापाक जो पाकिस्तान है, उसकी हरकतें लगातार जायज है। इस तरह के झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पूरे विश्व में चलाता देखा है। अरे आप सबूतों की बात कर रहे हैं, सबूत तो हमने 26/11 के भी दिए थे। कसाब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था वो पाकिस्तान का है। आपने देखा उड़ी के अंदर क्या हुआ, पठानकोट के अंदर आपकी टीम आई, उनको दिखाया। अरे सबूतों की कहां तक बात की जाए। देखिए, पाकिस्तान से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो फैक्ट्री है आतंकवाद की, जो पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसके अंदर भी आप देखेंगे समझौता ब्लास्ट के अंदर भी जो पाकिस्तान का जो हाथ है, जिस तरीके से देश के अंदर माहौल खराब करने का काम पाकिस्तान लगातार करता रहा है। और आप जिस तरीके से, और मैं कहूंगा कि आतंकवादी घटना जब ये हुई, जब आतंकवादी जो हमला जो हुआ, क्या कहते हैं, पुलवामा के अंदर, एक बार कंडेम तक नहीं किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। सोचिए, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को ये ऑक्सीजन देने का काम नहीं, उनको सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। और एक भी आतंकवादी जिस तरीके के इन जैसे लोगों के इनको मदद देने का काम ये लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर जा सकती। और एक बात मैं पाकिस्तान को बता देता हूं, ये भारत है, भारत का कानून अपना काम करता है। और जो आपके आतंकवादी हैं उनको भी बख्शने का काम नहीं किया। ठीक है, रोहित आपके पास आता हूं, असलान भट्टी, एक सवाल आपसे। आप सोच रहे हैं अगर ये मामला आज हिंदुस्तान की कोर्ट में चल रहा है, अगर पाकिस्तान की कोर्ट में चल रहा होता तो क्या होता? क्या इतनी गुंजाइश और समय मिलता? तो नहीं मिलता। कुलभूषण जाधव जी के साथ उन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं। इनकी अदालत कुलभूषण जाधव जी के साथ क्या कर रही है? वो एक दहशतगर्द है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। यादव जी आपके बकौल आपने पहले कैसे डिसाइड कर दिया दहशतगर्द? अरे दहशतगर्द तो पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान पूरा दहशतगर्द है। उसने सबूत पूरे दुनिया के अंदर पूरा दुनिया परेशान है पाकिस्तान से। आप बोलने पहले चले, मैं आपकी सुनता हूं, फिर मैं बताता हूं। आप बोले, सुने। आप बताने की स्थिति में तो कभी रहे नहीं। आप अरसलान भट्टी, आप कभी बताने की स्थिति में रहे नहीं। और जब बताने की बातचीत आती है ना, जब जवाब देने की बातचीत आती है ना, तब आपको सिर्फ पैतरेबाजी समझ में आती है। आप लोग तो खुद अपनी कौम से झूठ बोलते हैं सारा दिन बैठ के। आप तो खुद झूठ बोलते हैं सारा दिन अपनी कौम के साथ। अरे आप भी आपकी चैनल हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं, अरसलान भट्टी, आपने जो बात कही है ना, एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद हमारे सारे गेस्ट एक एक करके आपके इस बात का जवाब देंगे कि अपने मुल्क से और अपने मुल्क के लोगों से कौन किस तरीके की बातचीत करता है। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटता हूं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित चहल है, कर्नल शैलेंद्र सिंह है, देशरतन निगम है, मनीष अवस्थी जी है, और साथ ही अरसलान भट्टी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर दुनिया न्यूज के। अरसलान भट्टी जी, आपने कुछ बातें कही, मुल्क एक मुल्क से और अपने लोगों से कैसे बातचीत करता है। अब उसका जवाब हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो बात कही अरसलान भट्टी ने, पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, हम चाहेंगे आप अरसलान भट्टी को समझाएं। असलान भट्टी साहब, आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि आपके नेशन का कैरेक्टर क्या है, और वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली प्रूव होता है जब आपके मुशर्रफ साहब तक टीवी पर आकर बड़े अच्छे से जानते हैं कि आपके नेशन का कैरेक्टर क्या है, और वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली प्रूव होता है जब आपके मुशर्रफ साहब तक टीवी पर आकर सिर्फ ये कहते हैं, हाँ जैश से हमारे अच्छे संबंध हैं, मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, और हम लोगों ने ही उन्हें ट्रेन किया कि जाकर उस पार आप ब्लास्ट करें, आप आतंकवाद को साथ दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, आज के प्राइम मिनिस्टर तक ने स्टेटमेंट दिया है कि ये देश पाकिस्तान सेफ नहीं है, यहां कुछ बोलना शायद अपनी मौत को इनवाइट करना है। तो असलान भट्टी साहब, अगर इतना बुरा हाल है, जो आपके अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स जो कि पूरी तरह से सिक्योर्ड होते हैं, वो अगर ये बोल रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए हम आपकी किस बात पर विश्वास करें। और कर्नल शैलेंद्र सिंह, पूरी दुनिया ने देखा है कि जब जैश ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली, उसके बाद कहा तो पाकिस्तान अगर तुरंत कार्रवाई होता उनकी मंशा ठीक रहती, उन्होंने उनके जितने ठिकाने थे उनकी सुरक्षा बढ़ा दी, ताकि उन्हें इस बात का, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदेशा था कि भारत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है।
देखिए मेरे को समझ नहीं आती कि जो हम लोगों ने आपको डोजियर दी, आप लोगों ने बोल दिया कि नहीं जी वो डोजियर ठीक है, खराब है, जैसी भी है। आपको इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि कोई आप ही के देश में खड़े होकर उस ब्लास्ट का ओनअप कर रहा है? आप बोल रहे हैं कि वो लोकल था। अरे भाई लोकल बेचारे आदमी को आपने ब्रेन वॉश कर लिया, 2 पैसे से खरीद लिया, वो एक अलग मुद्दा है। बट बात हो रही है कि ओनअप किसने किया? ओनअप तो आपके कंट्री में बैठकर लोगों ने किया कि हाँ जी हमने ये करवाया है और ये हमारे लिए सक्सेसफुल है। बिल्कुल। आप मतलब क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, ये इस तरह की जब आप बात करते हैं तो या तो मेरे को ये समझना चाहिए कि आप भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन जब आप हमारे से डिस्कशन कर रहे हैं एज अ मीडिया, आप एडिटर हैं, मेरे ख्याल एक अच्छा नहीं, पाकिस्तान की मीडिया भी वैसी है। कर्नल शरण डरे हुए हैं तो आप बात ही शरण सिंह, पाकिस्तान की मीडिया भी वैसी है। उनसे ज्यादा ड्रामा मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई दूसरी मीडिया करती होगी। मनीष अवस्थी सर, जब से पुलवामा हमला हुआ, जैश ने जिम्मेदारी ली और भारत ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान की मीडिया का ड्रामा कितना रहा है ये भी हमने देखा है। ये बात शायद अरसलान भट्टी को भी समझनी चाहिए। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है राकेश की पुलवामा के बाद से जो लगातार घटनाक्रम चलता रहा है उसको अगर आप देखें तो ये सारी दुनिया जानती है। उनके अपने मंत्री ये मान चुके हैं कि मसूद अजहर यहां पर है, वो बीमार चल रहा है, उसकी तबीयत काफी खराब है। तो मैं जैसा अभी आप कह रहे थे अरसलान भट्टी को लेकर कि एक एडिटर इतना झूठ कैसे कह सकता है कि वो आतंकी उनके मुल्क में नहीं है, इससे बड़ा सफेद झूठ क्या होगा। अब तो पाकिस्तान की दशा दिशा और जो दुर्दशा मुझे दिखाई देती है वो ये कि अब तो वहां के आईने भी तड़क चुके हैं कि आईना सही चेहरा दिखाने जाता है, ये आईने को भी झूठ साबित कर देते हैं। अच्छा मनीष, इसमें एक बात और मैं इस केस के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूंगी कि हिंदुस्तानी जुडिशरी की जितनी तारीफ की जाए कम है कि हम पुलवामा झेल चुके हैं, 26/11 झेल चुके हैं, हमारा जाधव उनके जेलों में बंद है। हमारी फराख दिली ही इसे दोबारा कहेंगे कि हमें एक खत आता है वहां की महिला से कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ सबूत हैं जो हम पेश करना चाहते हैं, और आज फैसले की तारीख वाले दिन भी उसको रुक के सुनने की मादा रखता है हिंदुस्तानी कोर्ट। देखिए हमारी अदालत जो है ये दरिया दिली से आगे उठकर अगर आप देखें तो यहां पर सबके लिए जगह है। ऐसा कोई मौका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में रह रही वो महिला भी अगर आप कहें तो नहीं कह पाएगी कि भारत ने ऐसा नहीं किया था, भारत की अदालतें ऐसी हैं, ऐसा नहीं। जैसा कि निगम साहब भी कह रहे थे, आपको 6 बार इसके पहले अगर तलब किया गया, आप नहीं आते हैं तो ये एक प्रक्रिया के तहत नहीं। और ये हिंदुस्तानी अदालतों की बातचीत करते हैं मनीष जी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हिंदुस्तान की अदालत रात को 12 बजे खुलती है एक आतंकी की फांसी पर सुनवाई के लिए। मुझे याद है कि मैं उस दिन शो कर रहा था, आप मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए बात यही तो है कि भारत की उदारता, भारत जिस तरीके से हर एक विचारों को जगह देता है, और वो भी हमारे ऐसे मुल्क, ऐसे पड़ोसी मुल्क जिसके नापाक इरादे, जहां पर झूठ की फैक्ट्री, आतंक की फैक्ट्री, इन सारी बातों के बावजूद भी अगर हमारी अदालत वो जगह दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा मानवता का परिचय धरती पर कहीं और नहीं हो सकता कि हमारी अदालत फैसले के दिन भी अगर एक चिट्ठी आती है तो उसको सुनने के लिए अपनी तारीख फैसले की आगे बढ़ा देती है। देशरत्न निगम जी, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया क्या अब हिंदुस्तान की अदालतों की तुलना करेगी पाकिस्तान से? देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। आप भारतीय जो हमारी न्याय व्यवस्था है उस पे, और पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था मिलिट्री के कंट्रोल में है, और मिलिट्री जैसा चाहती होती है। अगर कोई गवाह वहां गवाही देने भी आता है तो वो गायब हो जाता है, या उसकी हत्या हो जाती है, या उसको अगवा कर लिया जाता है, तो वहां पे न्याय व्यवस्था चालू ही नहीं हो पाती। आप दिखाने के लिए कह दें कि आपका चीफ जस्टिस हैं और ये हैं, फलाना है, ढिकाना है। दूसरा नहीं, चीफ जस्टिस को लेकर भी बयानबाजी कैसे हुई है वो जी। हमने अब देखा है पिछले कुछ सालों में। जी जरूर। और वहां पर ये देखे ना, वो उनका चरित्र आपको उसी से पता लग जाता है जब वो हेलीकॉप्टर से बलोचियों पे गोलियां चलाते हैं। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई जाती हैं अपनी जनता पे। तो इससे ज्यादा आप क्या बोलेंगे? वो क्या व्यवस्था है जिसके लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। निगम साहब, मुझे तो ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनकी प्रवृत्ति में अन्याय है। उनकी प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति ही इतनी विकृत है, वही सच लगने लगता है कि वहां पर न्याय की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती। कुलभूषण की बात करो तो वो उससे दहशतगर्द कहते हैं, और हम यहां पर उनके आदमी को मौका दे रहे हैं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ये देखिए हमारी अदालतों की उदारता, हमारी न्यायिक व्यवस्था, इन सारी बातों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ये झूठ,
ये केवल यहां पर चीजों को उलझाने के लिए, जैसा कि निगम साहब ने भी कहा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। ये हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और उत्सव में खलल डालने की ऐसी कोई कोशिश ना छूटे। बिल्कुल उसकी तहत ये उनकी करतूत और ये उनकी हरकतें हैं। पर मनीष, क्या वो इस बात में कामयाब हो पाएंगे खलल डालने में? उनकी इतनी छोटी सी हरकत से हमें फर्क पड़ता है? मनीष जी, मैं एक बात और कहूंगा कि मेरे ख्याल असलान भट्टी साहब ये बड़े अच्छे से समझते हैं, एडिटर हैं तो वो मीडिया को अच्छे से समझते हैं। इतना सब होने के बावजूद हम आपको अपने टेलीविजन पर खुलकर बात करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अगर हम गिल्टी होते तो हम करते, जैसे आज तक आपने नहीं किया। आप हमेशा गिल्टी कॉन्शियस रहे हैं, इस वजह से आप मौका नहीं। हम आपके साथ अब भी वो बात कर रहे हैं। आप छठी बार बोल रहे हैं, 7वीं बार बोल रहे हैं, 10वीं बार बोल रहे हैं, जो भी बोलिए, हमारा कोर्ट अभी भी उस बात को रिकंसिडर करने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा बड़ा और फैसले को टाला गया। और कर्नल शैलेंद्र सिंह, हमने पहले भी जिक्र किया कि किस तरीके से हिंदुस्तान की अदालत रात को 12 बजे खुलती है, रात भर सुनवाई चलती है। एक आतंकी की और सर्वोच्च अदालत खुली। बिल्कुल बिल्कुल, और आतंकी के लिए, बिल्कुल आतंकी के लिए। रोहित चाहल, क्या हम सिर्फ सबूतों के लेन देन का खेल खेलते रहेंगे क्या? मनीष अवस्थी जी ने एक बात कही, डोजियर की नहीं, इन्हें डोज की जरूरत है। एक डोज उरी में मिला, एक डोज बालाकोट में दिया गया, ऐसे डोज और इन्हें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आप देखिए इस बार जब आतंकवादी हमला हुआ पुलवामा के अंदर, तो किस तरीके से सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने क्या कहा, एक भी सबूत नहीं दिया जाएगा, अब डोज दी जाएगी और डोज घुस के दी जाएगी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर ये कह तो दिया था, फिर डोजियर क्यों दे दिया था इन लोगों को? जब पहले कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि डोजियर नहीं देंगे, फिर क्यों दे दिया था? क्योंकि ये तो कम्युनिकेशन के लायक ही नहीं है, इनके तो समझ में नहीं आता। हम कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ आगे से कुछ और ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल कम्युनिकेशन के लायक नहीं है, लेकिन हमारा एक उदारवाद हमेशा रहा है। भारत की एक जो भाई बात कही ना, भारत के अंदर हर चीज को लेके हमेशा एक हम सोचते हैं कि ठीक है, पड़ोसी है, पड़ोसी के शांति से रहे। लेकिन हाँ, अगर पड़ोसी जरा सी भी गड़बड़ करता है और समझाने के बाद नहीं समझता, तो जिस भाषा में समझता है उसको समझाने का काम पाकिस्तान को किया गया है। देखिए, पाकिस्तान को पूरी तरीके से अलग थलग करने का काम पूरे विश्व के अंदर किया है। पाकिस्तान आज भीख मांगने के कगार में पूरे विश्व के अंदर हो गया है। चाहे वो क्या कहते हैं, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर आज देखे जाए तो पाकिस्तान को पूरे विश्व ने नकार दिया है। और एक और बात है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान समझ गया है कि पाकिस्तान अब इस तरीके से नहीं चल सकता है। आतंकवादियों को सुरक्षा देने की बात हो, हर तरीके से पाकिस्तान अपनी जो कमियां उनको छुपाने में लगा हुआ है। लेकिन मनीष जी ने और देश निगम जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हमारे देश के अंदर खूबसूरती ये है हमारे देश की कि हमारे देश के अंदर चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सब बहुत फ्री है, फेयर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री से बंधा हुआ है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो सब कुछ करती है, और जो पाकिस्तान है, जो मिलिट्री है, वो पूरी तरीके से आप देखिए आतंकवादियों को ऑक्सीजन देने का काम लगातार करती रही है। और अब जिस तरीके से मिलिट्री को भी ये समझ में आया कि जो भारत है वो नया भारत है और वो इनकी जो ये चालबाजी है उसमें आने वाला नहीं। और जिस तरीके की, लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं समझेगा, उसी की भाषा में पाकिस्तान ये बात नहीं समझेगा। देशरत्न निगम जी, अब तो मुझे लगता है कि 14 तारीख को, बहुत अच्छी बात, 14 तारीख को हिंदुस्तान की अदालत को ये सोचना चाहिए। रोहित चाहल, मैं आता हूं आपके पास। लोकतंत्र का उससे जस्ट पहले शुरू किया है, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम होगा। आप देखिए रोहित चाहल, मैं आता हूं आपके पास। एक बार हमने सुना है, 6 बार समन दिया गया, नहीं सुना, आज फैसला तो आखिरी वक्त पर कुछ बात कही गई। मुझे तो लगता है कि अगर 14 तारीख को कुछ कंक्रीट नहीं आता है तो तारीख तो अगले दिन नहीं आनी चाहिए, उस दिन फैसला आ जाना चाहिए। देखिए, फैसला तो जैसा हालात हैं, जिस तरह से अगर पत्र का आप कंटेंट देखें, उससे ही पत्र गलत साबित होता है कि किसी ने लिखवा के भिजवा दिया है। दूसरा, अगर आप ये भी देखें कि 6 बार बुलाने के बावजूद भी अगर आप नहीं आते हैं तो अचानक फिर आप आ जाते हैं। ये पत्र पहले भी लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं लिखा गया, तो साफ जाहिर है कि न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। और फैसला जरूर आना चाहिए। मुझे लगता है, जितनी भी मेरे पास लीगल नॉलेज है उसके हिसाब से इसको रिजेक्ट होना चाहिए और फैसला मेरे ख्याल से 14 को कोर्ट को दे देना चाहिए। और मनीष जी, ये करारा जवाब भी होगा 14 तारीख से, तो आगे तारीख इसमें नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता है। अगर कुछ कंक्रीट उनके पास नहीं होता है, कुछ ठोस उनके पास नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि, या हम उम्मीद ये करते हैं कि अदालत शायद इस बात पर ठोस तरीके से सोचे कि ये मुल्क सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, फैसला दे अदालत उस दिन अपना। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है राकेश की एविडेंस होने के बाद, जैसा कि निगम जी भी चर्चा कर रहे थे, एविडेंस की स्टेज से हम बहुत आगे आ गए। बात आज फैसले की थी, फैसले की बारी थी, उसके बावजूद अगर एक मौका दिया है तो आप ये समझिए कि हमारी न्यायिक व्यवस्था कितनी मजबूत और कितनी मानवीय है।
और मुझे ऐसा लगता है कि अब 14 तारीख को, जैसा कि निगम साहब भी कह रहे हैं, फैसला आना तय है और इस झूठ के पुलिंदे को बिल्कुल तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। ये झूठ है और सरासर झूठ है, जो भी बात वो चिट्ठी के द्वारा और सबूतों की बात कह रहे हैं। बिल्कुल। कर्नल शलन सिंह, पाकिस्तान लगता है कि सिर्फ कड़ी भाषा ही समझता है, क्योंकि जब कार्रवाई की बातचीत होती है तब उन्हें बात समझ में आती है, तब शायद वो बैकफुट पर जाते हैं। लेकिन जब तक हम उदारता दिखाएंगे किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टेज पर, शायद पाकिस्तान उदारवाद की भाषा समझने लायक रहा रहेंगे या शायद कभी था ही नहीं। देखिए, हमने ये पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, पाकिस्तान एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज है ताकत की। अगर आप अपनी ताकत दिखाते हैं, वो आपसे बात करने को राजी हो जाता है। हम सब उदारता की बात कर रहे हैं, हम सब अपने एक डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो एक लेटर सारी चीजों को रोक देता है। आप ये देखिए, अब इसको आप उदारता जरूर कहेंगे, लेकिन मेरे फौजी टर्मिनोलॉजी में इसे वीकनेस भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आप अब तक जो कर रहे थे, अब निगम साहब ने अगर इतने क्लैरिटी से बोल दिया कि अगर लीगल सिस्टम में 6 बार आपने उनको समन भेज दिया और नहीं आया, बात खत्म है। अब आप 7वीं बार आप बिना समन के, बिना किसी उसके, आप तो इस तरह से 14 तारीख को भी करेंगे। कर्नल साहब, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि निगम साहब से ये जानना जरूरी होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसी कोई प्रक्रिया का हिस्सा है, दर्शक और श्रोता ये जानना चाहेंगे कि जिसके तहत अगर आप फैसले की भी घड़ी में आप उसके मुहाने खड़े हैं, आप डेयरी पर खड़े हैं फैसले के, तो क्या उस समय ऐसा किया जा सकता है? कोई इस तरह का बंधन है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक? जी नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत नहीं आता है, ये इंडियन पीनल कोड जी हाँ और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर चल रहा है हमारा, तो इसमें इंटरनेशनल लॉ नहीं लग रहा। तो फिर आज अदालत ने ऐसा क्यों किया होगा? उसने अपना सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। देखिए, अगर कोई एप्लीकेशन जाएगी ना उनके सामने, तो अदालत का पहला काम होता है उसको देखेगी और उसका जवाब मांगेगी दूसरे साइड से, तो उसको देखने के बाद 14 तारीख को फैसला कर। निगम साहब, एट दिस पॉइंट क्या इसकी जरूरत थी? आपने जो किया होगा सही किया होगा, पर 6 समन के बाद ये टाइम बाय कर रहा हो पाकिस्तान, यही ना लग रहा हो? नहीं, देखिए, जरूर है कुछ ना कुछ उनकी, जिसको बोलते हैं ना, सिनिस्टर चाल है। ऐसा कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। हमारे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने का भी जरिया हो सकता है, कुछ लोगों की मिलीभगत यहाँ के लोगों की भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ही संयम से और सावधानी बरतने वाली। चुनाव का उल्लेख कर रहे हैं निगम साहब, तो क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक दल इसमें शामिल हो सकता है? हो भी सकता है। देखिए, कल आपकी डेटें आई हैं, चुनाव की तारीख आई है और आज ये हो गया, और कोई भी आ रहा हूं रोहित, आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको एक पॉसिबिलिटी तो जरूर नजर आ जाएगी इसमें। ठीक है, ठीक है। रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल देश रतन जी ने बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए यहाँ पर हमें अब इस पे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। मनीष जी ने भी जिस तरीके नापाक हरकतें पाकिस्तान की है और उसके पीछे जरूर पाकिस्तान का कोई षड्यंत्र है, और उसके अंदर आप देखिए चुनाव की डेट डिक्लेयर होते ही ये क्यों हुआ है और इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। 6 बार मांगने के बाद तो मुझे लगता है कोर्ट को भी इसको जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करनी चाहिए और जो भी लोग इसके अंदर दोषी हैं उनके ऊपर तुरंत, क्योंकि पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान ने ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे देश के अंदर माहौल खराब करने का। और सबसे बड़ी बात जो देश रतन जी ने बोली, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो हमारे घर में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं मदद भी करते हैं और पाकिस्तान के इशारे पर यहां पर काम करते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। हमारी जुडिशरी पे लोगों को भरोसा पूरा है, लेकिन जुडिशरी को भी अब ध्यान में रखना चाहिए कि जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस को तुरंत करते हुए और पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना चाहिए कि इस तरीके की जो एक कोशिशें पाकिस्तान करता है उसमें वो सफल नहीं होने वाला है। ठीक है रोहित जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा। हमारी सरकार है, उनका कहना है कि उन्होंने प्रूफ दिया कि उन्होंने 6 बार अप्रोच किया, 10 बार ये किया। आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकते कि नहीं दिया? हमारी सरकार है, उनका कहना है कि उन्होंने प्रूफ दिया कि उन्होंने 6 बार अप्रोच किया, 10 बार ये किया। आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकते कि नहीं दिया? क्योंकि अगर दिया, जब आज दिया तो हमने 6 बार पहले रिजेक्ट क्यों किया होगा? हम अगर सब बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है ना। देखिए, मैं तो आपने जी सर बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये तो अपने आप ही क्लियर हो जाता, हम सबके सामने है कि अगर हमारी कोर्ट ने अगर एक बार उन्होंने अगर एक एप्लीकेशन दी तो हमारी कोर्ट ने उसको सुना, तुरंत उसके ऊपर सुनवाई अगले हमने उसको टाली। तो ये तो झूठ है, सामने सरासर झूठ है, तो सामने सबके सामने है। तो पाकिस्तान की बातों में जो उनका जो चाल है, जो प्रोपोगेंडा है, वो यही तो चाहते हैं
कि इस तरीके से उलझाए रखे, तो हमें लगता है कि इसमें बिल्कुल उलझने का समय नहीं है। सबके सामने कोर्ट हमारा बिल्कुल, हमें लगता है कोर्ट पे हमें न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा लगेगा और आतंकवादियों को एक करारा जवाब कोर्ट से। ठीक है, चलिए रोहित हमसे जुड़ने के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित पाकिस्तान तो ये समझ ले कि सबूतों के नाम पर खेलने लायक उसकी हैसियत बची नहीं है, क्योंकि जितने सबूत हिंदुस्तान ने उसे दिए हैं उन सबूतों पर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और एक मामला जिसमें फैसला आना था, उस फैसले के दिन अगर हिंदुस्तान की अदालत ने उस फैसले को 2-4 दिनों के लिए टाला है ताकि उनकी बात सुनी जा सके, तो उससे यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली कितनी मजबूत है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।